देखिए बेटा, आज हम करेंगे असाइनमेंट डिस्कशन। ये जो हमारा पहला वाला है, तो असाइनमेंट डिस्कशन जो पहला होता है, इवन पहले 3-4 असाइनमेंट डिस्कशन बच्चों को बहुत टफ लगते हैं नॉर्मली, क्योंकि आपने उतनी उसमें दिमाग लगाया नहीं होता। तो पहली बात तो ये, असाइनमेंट डिस्कशन आपको तभी समझ में आएगा, पहली बात, जब आपको सारी थ्योरी याद हो। अभी तक जितना कराया है, इसीलिए आज मैं बोर मॉडल ही उठाऊंगा। अभी तक मैंने जितना कराया वो सारा आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अभी तक जितने सवाल मैंने कराए हैं सब आपने कम से कम 2 से 3 बार करने हैं, ये असाइनमेंट डिस्कशन देखने के पहले, जिससे वो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो। कौन कौन से मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एक बार मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जिससे कि आप उन पर अच्छी तरीके से सोच सकें। अगर आपने उन क्वेश्चंस पे नहीं सोचा है, हर एक क्वेश्चन पे 5-5, 7-7 मिनट, तो ये वीडियो मत देखिए। पहले उन क्वेश्चंस पे सोचिए अच्छे से, तभी ये वीडियो देखिए। ठीक। एक और बात, आज के लेक्चर में आपकी सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, बहुत सारे डाउट्स आपके रह ही जाएंगे, ठीक है ना। तो उनको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, जो मैं कराऊंगा आज, जो मुझे लगता है कि टफ है। पहले एक नहीं करके देखते हैं ये हो पाते हैं भी कि नहीं। 63 पूछ रहा है कि कौन कौन सा बोर मॉडल के हिसाब से सही है। ए पार्ट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कह रहा है कौन सा बोर मॉडल के हिसाब से सही नहीं है। ए वाला, एनर्जी क्वांटाइज्ड है। भाई ये बात बिल्कुल तय है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, क्योंकि एनर्जी या तो E1 हो सकती है, या तो E2 हो सकती है, या तो E3 हो सकती है। हाइड्रोजन एटम की बात करें या तो -13.6 हो सकती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, या -1.5 हो सकती है। ठीक है, क्या -13.5 हो सकती है, -13.4 हो सकती है, -13.3 हो सकती है, -13.2 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्वांटाइज्ड क्या होता है, जब कुछ केवल फिक्स्ड वैल्यू ले, फिक्स्ड वैल्यू, बीच की कोई वैल्यू ना ले। तो वैल्यू देखो कौन सी ले रहा है, -13.6, उसके बाद सीधे कौन सी वैल्यू ले रहा है, -3.4। इसकी बीच में इतनी सारी वैल्यूज आएंगी, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, इसके बीच की वो एक भी वैल्यू नहीं ले रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। क्यों? क्वांटाइजेशन क्या होता है, जब वो क्या ले, फिक्स्ड वैल्यूज, और उन वैल्यूज के बीच में क्या हो, गैप हो। क्वांटाइज्ड कब होता है, जब वो क्या ले, पहले से केवल फिक्स्ड वैल्यूज, और उन फिक्स्ड वैल्यूज के बीच में क्या हो, गैप हो। ये देखो, ये केवल ये फिक्स्ड वैल्यू ही ले सकता है, और इनके बीच में देखो गैप है। सारी वैल्यूज नहीं ले रहा, सारी वैल्यूज यानी 13.5, 13.4, 13.3, 13.2, ये सब वैल्यूज नहीं हो सकती। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी लेवल आर क्वांटाइज्ड। लिखो ए वाले में, ये बनाओ फिर लिखो कि सिंस इन बोर मॉडल energy can take only fixed, discrete मतलब दूर दूर, discontinuous can take only discrete values, फिक्स्ड डिस्क्रीट वैल्यूज यानी डिसकंटिन्यूअस
hence energy levels are quantized. Hence energy levels are quantized. आगे लिखो, in Bohr model angular momentum is also quantized. इस पर अंडरलाइन कर लेना। तो याद रखना बोर मॉडल में एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दोनों ही क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड। ठीक, अब बी वाला देखो भाई, एनर्जी क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज द लोएस्ट एनर्जी। सही बात है, जो जितने पास होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, जो जितना दूर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ये टोटल एनर्जी है, याद करो। पोटेंशियल एनर्जी का भी यही रूल था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का उल्टा हो रहा था। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे थे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, क्योंकि स्पीड भी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या कम होगी, क्या बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो माइनस में एनर्जी कम होगी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए टोटल एनर्जी बढ़ती है। लिखते चलना सारी बात है। सी वाला तो ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन उसमें बोला था कितनी होती है, इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट, है कि नहीं। और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसमें, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब देखो डी वाला, ये बोर ने नहीं कहा था, इसको बोलते हैं हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं बेटा, आगे आएगा ये टॉपिक, 4-5 लेक्चर बाद ही आएगा, शायद इसी में दिया हो, इसमें नहीं है तो अगले असाइनमेंट में आएगा। ठीक है, तो डी वाला जो था, हालांकि आपको पता है कि ए बी सी तीनों बोर के थे, तो पूछा था कौन सा बोर ने नहीं बोला, तो बोर ने कौन सा नहीं बोला, डी वाला। अब देखो, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निगेटिव क्यों होती है। 64, तो लिखो कॉपी में, why energy of electron is negative। लिखो क्वेश्चन 64 में यही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिखो, why energy of electron why energy of electron is negative। इसका आंसर लिखो, थोड़ी इंग्लिश लिखो फिर समझाता हूं। लिखो, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन नेवर बी मेजर्ड। एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी can never be measured whether it is gravitational potential energy, magnetic potential energy or electrostatic potential energy। Hence actual value of energy of electron cannot be measured। Hence actual value of energy of electron cannot be measured। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, सपोज करिए ये ग्राउंड है, पहले समझो फिजिक्स, ये कंसेप्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है, ये आपको मेन समझ में आएगा फिजिक्स में अब से 4 महीने बाद।
थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक बॉल है, उसकी हाइट 10 मीटर है, बॉल का मास है 1 kg। तुमसे पूछा जाए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो तुम लिख दोगे सीधे mgh, तुमने यही पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो तुम लिखते हो पोटेंशियल एनर्जी इसकी mgh है, मैं मान के चल रहा हूँ ये तो सबको आता ही होगा, इतनी फिजिक्स तो आती ही होगी कि h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है अर्थ से, mgh। अब अर्थ क्या करेगी, इस बॉल को अट्रैक्ट करेगी, किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटी के फोर्स से। इसीलिए ये जिसको हम बचपन में केवल पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, इसको अब हम बड़े होकर क्या बोलेंगे, ये कैसी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अर्थ में और इस बॉल में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये 10 मीटर की हाइट पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे, mgh, ठीक। ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, अर्थ से इतना ऊपर, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बेसिकली ये जो mgh लिखते हो तुम, ये h हाइट ये लिखते हो और इसमें एक एजम्पशन होता है। अच्छा अब ये बताओ यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सर यहां तो हाइट है ही नहीं, हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। तो अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो यहां पर एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम की है। भाई पोटेंशियल एनर्जी आती ही क्यों है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या अब अर्थ और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है? तो सर पोटेंशियल एनर्जी फिर 0 कैसी हो गई, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अब पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर हमारे फॉर्मूले से तो हमने बचपन से जो अभी तक पढ़ा है उससे पोटेंशियल एनर्जी 0 आती है। होता क्या है कि तुम एक्चुअल वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की क्या है ये डिसाइड नहीं कर सकते। ये एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू तुम निकाल ही नहीं सकते। तो मतलब सर हम बड़े होके निकाल लेंगे क्या जब हम आईआईटी कर लेंगे, नहीं, अभी तक हम ये डिटरमाइन नहीं कर पाए एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। इसीलिए हम किसी एक को 0 मानते हैं, किसी एक को, जैसे जब ये अर्थ से बिल्कुल चिपक गई तब हम क्या बोलेंगे, इसकी एनर्जी 0 हो गई। सर क्यों 0 हो गई, हमने मानी है, क्योंकि कोई भी चीज मेजर करने के लिए समवेयर वी हैव टू फाइंड अ 0। जब तक तुम्हें 0 नहीं पता होगा तुम कोई भी चीज का मेजरमेंट नहीं कर सकते कि तुम्हारा 0 कब शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी क्लास वीडियो लेक्चर में 1 घंटे की होती है, ठीक, तो तुमने 1 कैसे गिना, सपोज 12 बजे से 1 बजे तक मैं क्लास दूं, तो तुम क्या करोगे, 12 को क्या मान लोगे, 0, तो तुम गिन लोगे 1 घंटा। सपोज मेरी क्लास 1 बजे शुरू हुई, 1 से 2 तक पढ़ाया मैंने, तो तुम 1 को क्या मान लोगे, 0, और इसको क्या मान लोगे, 1 आवर। तो 1 बजे को तुमने 0 माना ना। अगर मान लो मैं 1 बजे क्लास शुरू करूं और 2 बजे खत्म करूं, कोई तुमसे पूछे भाई कल क्लास केमिस्ट्री की कितनी देर की हुई, तो तुम बोलोगे 1 घंटा। तुमने 1 घंटा कैसे कैलकुलेट किया, तुमने जो 1 बजा था 1 PM, इसको माना 0, इससे इसको घटा दिया। तो फिर से समझो, एक्चुअल वैल्यू जो पोटेंशियल एनर्जी की है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। पोटेंशियल एनर्जी कैसी एनर्जी होती है, अभी के लिए आप मान लीजिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आई है। ये आपको मेन समझ में आएगा कब, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे। पूरा फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी नाम से चैप्टर है। तो अभी हमने केमिस्ट्री में केवल कितना क्या सीखा कि एक्चुअल वैल्यू जो पोटेंशियल एनर्जी की है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। मेजर नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, कहीं पर 0 हमें मानना पड़ता है। We had to assume somewhere it is 0। तो ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला कहां से आया, हमने इस फॉर्मूले में ये माना, एज्यूम किया कि जब ये अर्थ से चिपक जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। ये हमने माना है। इसी तरह देखो, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करो आज की डेट में हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन एटम है।
तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि नेचर ने कभी तो इसको बनाया होगा, नेचर ने इसको कभी तो बनाया होगा हाइड्रोजन एटम को। तो जब बनाया होगा तो वो मानते हैं कि पहले जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच की डिस्टेंस क्या रही होगी, पहले इनफाइनाइट। इनकी बीच की डिस्टेंस क्या रही होगी, इनफाइनाइट। इनकी बीच की डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट रही होगी तो बताओ शुरू में क्या होगा, इनके बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट रही होगी, बाद में नेचर इसको पास ले आया, जब इसको पास ले आया तो अब ये क्या बन गया, सपोज हाइड्रोजन एटम। तो साइंटिस्ट मानते हैं कि शुरू में ये दोनों जब बना नहीं होगा, नेचर ने नहीं बनाया होगा हाइड्रोजन एटम, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितनी डिस्टेंस रही होगी, इनफाइनाइट। ये माना है सब कुछ। फिर जब एटम बना तो ये पास में आ गया, ठीक है। अब जब इनफाइनाइट रही होगी तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता था, K Z² अपॉन R²। R इंफिनिटी रख दो तो ये क्या आ गया, 0। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में 0 आ गया। तो हमने माना कि यहां पर इसकी टोटल एनर्जी भी क्या होगी, 0। U मतलब पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या माना यहां, और ये चल तो रहा नहीं है, तो टोटल एनर्जी यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 0। यानी शुरू में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, इनफाइनाइट, ठीक है। तो उसकी एनर्जी कितनी थी, 0। लेकिन जब इसको हम पास लेके आए, जब हम इसको पास लेके आए तो इन दोनों के बीच में एक क्या आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब हम इसको पास लेके आए तो इन दोनों के बीच में क्या आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हमेशा ध्यान रखना। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है स्टेबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी कम होती है। देखो अब यहाँ फिजिक्स बहुत सारी आ रही है, पहले समझ लो, लिख लेना। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है स्टेबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम कैसे होती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। सर एग्जाम्पल से साबित करो। देखो 2-3 एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे कि पहले तो एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, पहले तो मैं ये साबित करता हूं। देखिए जैसे 3 साल का बच्चा और 90 साल के दादाजी, ठीक है। तो आप खुद सोचो, जो 3 साल का बच्चा है वो इधर उधर भागता रहता है और जो 90 साल के दादाजी हैं वो एक जगह बैठे रहते हैं जनरली। तो एनर्जी बच्चे में बहुत ज्यादा होती है, तो बच्चे की स्टेबिलिटी देखो कम होती है, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, ठीक। लेकिन दादाजी की एनर्जी कम हो गई है तो उनकी स्टेबिलिटी देखो क्या हुई है, बढ़ गई है, वो एक जगह बैठे रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम क्रिकेट खेलने जाते थे, ठीक है। तो हम जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो सुबह सुबह 5 बजे हम पहुंच जाते थे। खेलते तो हम बहुत थे, मतलब 5 बजे से 10, 11, 12 बजे तक खेलते ही रहते थे, ठीक है। तो 5 बजे हम खेलने गए, तो जब सोच के देखो, जब हम खेलना स्टार्ट करते थे तो सपोज मैं ऐसा फील्डर हूँ, तो जब भी तो हम टीवी में देखते थे कि जब भाई बॉलर बॉल डालने जाता, फील्डर ऐसे ऐसे करके आगे आता, बैट्समैन को अपनी पोजीशन चेंज करता है जिससे बैट्समैन कंफ्यूज हो। तो हम भी ऐसे ही करते थे, जब बॉलर बॉल डालता था तो हम ऐसे ऐसे मूव करते रहते थे अपनी पोजीशन जिससे बैट्समैन कंफ्यूज हो। और कभी बॉल इधर आई तो इधर डाइव मार के पकड़ा, बॉल इधर आई तो इधर डाइव मार के पकड़ा। आपको पता ही है सबसे ज्यादा तालियां फील्डर को ही मिलती हैं अगर आपने एक अच्छा सेव किया। तो सुबह जब 5 बजे गए थे तो एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो हमारी स्टेबिलिटी कम थी, हम कभी इधर डाइव मार रहे थे, कभी इधर, और खड़े खड़े भी हम ऐसे ऐसे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे। लेकिन देखो जब खेलते खेलते 10 बज गया, 5 घंटे से खेल रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए 8 बज गया, 4 घंटे से खेल रहे हैं, आखिरी के ओवर्स चल रहे हैं, अभी भी हमारी फील्डिंग ही चल रही है। तो अब सोच के देखो, जब बॉल इधर से जा रही है तो अब हम उसको ऐसे देखते हैं, और सपोज बाउंड्री के पार चली गई तो इधर एक फील्डर खड़ा होता है, तो हम उसको देखते हैं, वो हमारी तरफ देखता है, हम उसको देखते हैं कि भाई तू ले आ बॉल, और वो हमारी तरफ देखता है कि तू ले आ।
तो आंखों ही आंखों में एक कम्युनिकेशन हो जाता है कि चलो इस बार मैं ले आता हूँ, अगली बार तुम ले आओ। तो इससे क्या हुआ, एनर्जी तुम्हारी कम हो गई। खेलते 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 पसीना बहा, तुम चिल्लाए, तो तुम्हारी एनर्जी क्या हुई, कम होती चली गई। तो एनर्जी जब शुरू में आए थे तो बहुत ज्यादा थी सुबह सुबह, तो स्टेबिलिटी क्या थी, बहुत कम थी। तुम कभी इधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे तुम्हारी क्या हुई, एनर्जी कम होती चली गई। एनर्जी कम होती चली गई तो तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ती चली गई, तुम एक जगह खड़े हो गए, तुम इसको करना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अब सोचो जब तुम सुबह खेलने गए, अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली बात, नॉर्मली मैं इसको क्लास में समझाता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल लेके किसी बच्चे का, लेकिन अब क्लास तो है नहीं, तो मुझे 2 ही बच्चों के नाम पता है, तो मैं उनका नाम ले रहा हूं। कि सपोज करो वैभव, इनका नाम इसलिए पता है क्योंकि इन्होंने अपने नाम के साथ मुझसे डाउट पूछा। सपोज करो वैभव जो है, ये वैभव एक बच्चा है, क्लास में बैठा है, ठीक है, ये पूरी क्लास लगी हुई है। अब सिस्टम, एक सिस्टम में डिफाइन करता हूँ। सिस्टम में मान लीजिए वो बच्चा जो है सीट पे नहीं बैठना चाहता, वो चाहता सर बिल्कुल यहीं बैठेंगे, आपके बिल्कुल पास, बोर्ड एकदम हमें दिखे। तो उसने क्या किया, वो एक स्टूल लेके आ गया छोटा सा, और उसने कहा सर मैं यहीं बैठूंगा, मैं सीट पे पीछे नहीं बैठूंगा। तो मैंने कहा भाई बैठ जाओ। तो अब सोच के देखिए, जो सिस्टम है, पता नहीं एग्जाम्पल आपको समझ में आए कि ना आए उतना, ये जो सिस्टम है, सिस्टम में 2 चीजें हैं, एक है वैभव, एक है स्टूल, ठीक है। ये सिस्टम के बीच में देखो, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुरू में क्या है, बहुत कम है। वैभव उठा, वैभव ने क्या किया, स्टूल को लात मारी, स्टूल उधर चला गया, वैभव अपना दौड़ते हुए घर चला गया। तो देखो सिस्टम के 2 कंपोनेंट थे, एक वैभव एक स्टूल, लेकिन दोनों अलग अलग हो गए, क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था। अब सपोज करो वैभव बैठने जा रहा था, वैभव बैठने जा रहा था, तो रौनक ने क्या किया, रौनक ने कहा कि सर ने कल ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला समझाया था, तो चलो मैं क्या करता हूँ, उसने 10 रुपए की 15 रुपए की फेविक्विक ले आया और स्टूल पे उसने फेविक्विक लगा दिया। अब जब वैभव बैठ गया स्टूल पे, तो खुद सोचो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टूल में और वैभव के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब ज्यादा हो गए, क्योंकि अब उसने क्या लगा दी, फेविक्विक। तो अब जब वैभव घर जाएगा, तो वैभव के साथ क्या होगा, स्टूल भी घर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो खुद सोचो, अब सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ गई, पहले सिस्टम की स्टेबिलिटी कम थी। पहले वैभव उठा, वैभव ने किक किया स्टूल को, स्टूल जाके इधर गिरा, तो देखो एनर्जी भी ज्यादा है, लेकिन अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया। अब सोचो कि अब वैभव की स्पीड भागने की कम हो जाएगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ा तो स्टेबिलिटी देखो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई सिस्टम की। सिस्टम ये था दिस प्लस दिस, स्टूल प्लस वैभव, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई। तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी कम होती है, ठीक है। मान लीजिए 1 किलो का वेट रखा है, 1 किलो का वेट, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 किलो और अर्थ के बीच में कुछ है, उसको मुझे हटाना, भाई मैंने ऐसे करके हटा दिया। अब वो 1 किलो के वेट के ऊपर आप 100 किलो का वेट रख दो, अब मुझे 100 किलो का वेट हटाना है, तो भाई 100 किलो के वेट की अर्थ के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो खुद सोचो उसको हटाने में अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ के साथ कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, बहुत बढ़ गई। तो ये बात हमेशा आपने याद रखना है, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एनर्जी कम होगी। एनर्जी कैसे कम होगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो देखो हम इस पे आते हैं, जब भगवान ने या नेचर ने बनाया होगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में शुरू में कितना डिस्टेंस मान के चलते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डिस्टेंस रहा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है तो उसकी टोटल एनर्जी भी क्या है, 0 है, टोटल एनर्जी भी क्या है, 0। लेकिन जब ये पास आया, तो जब ये पास आया तो बताओ क्या हुए, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आए। न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आए किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आए तो स्टेबिलिटी बढ़ी, तो एनर्जी कम हो गई। तो पहले कितनी थी एनर्जी, हमने क्या माना, पहले एनर्जी किससे कम हो गई, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे उससे एनर्जी और कम हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे
एनर्जी कितनी थी उसकी, 0। अब पास आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, स्टेबिलिटी बढ़ी, तो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी, जितनी पहले थी, पहले कितनी थी 0, तो अब क्या होगी 0 से भी कम हो जाएगी। 0 से भी कम हो जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पहले कितनी थी 0, तो अब 0, अब पास ले आए, पास ले आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो पहले 0 थी, 0 से रिलीज हुई यानी एनर्जी और कम हुई, और कम हुई तो एनर्जी क्या हो गई, नेगेटिव। ठीक है, लिखो पहले ये बना लो पूरा, फिर लिखो ही एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मेजर्ड। तो इसीलिए हमने इंफिनिटी पे क्या माना, 0, समवेयर वी हैव टू एज्यूम अ 0। लिखो एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, आगे लिखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सपोज्ड, सपोज यानी एज्यूम्ड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सपोज्ड स्लैश एज्यूम्ड टू बी 0 एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, supposed to be 0 at infinite distance from the nucleus. Since there is no force of attraction, since there is no force of attraction between nucleus and electron at infinite distance. ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो when an atom is created, when an atom is created, ब्रैकेट में लिखो by the nature, ब्रैकेट क्लोज, electron comes close to the nucleus, electron comes close to the nucleus, so new force of attraction are generated, new force of attraction are generated new force of attraction are generated between nucleus and electron. So स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम मतलब न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, increases and hence energy is, and some amount of energy is released, and hence some amount of energy is released. Due to this energy of electron becomes, due to this energy of electron becomes less than 0. So it becomes negative. So it becomes negative. ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, negative sign indicates that
Negative sign indicates that there is force of attraction between nucleus and electron. i.e. electron is bounded to nucleus. ब्रैकेट में लिखो by force of attraction. ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके हिंदी में लिखो एक बात, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, कि इलेक्ट्रॉन की ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी ज्यादा निगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी ज्यादा निगेटिव होगी, कॉमा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। लिखो आगे, मोर नेगेटिव इज द एनर्जी, more strongly the electron is bounded to the nucleus. ठीक है, देखो फिर से समझो, पहले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस था? इनफाइनाइट डिस्टेंस था, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या थी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी? जीरो। तो टोटल एनर्जी क्या थी? जीरो। जब इलेक्ट्रॉन को पास ले आया, कौन पास लेके आया? सब नेचर। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, यानी स्टेबिलिटी बढ़ गई। जब भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम कैसे होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज हो गई, यानी पहले कितनी थी? जीरो, तो अब कितनी होगी? जीरो से भी कम। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी, यानी नेट एनर्जी उतनी ही कम होगी। देखो, खुद देखो, अगर हाइड्रोजन की ही बात करें, एनर्जी कितनी थी? -13.6, -3.4, -1.5, -0.85। तो खुद बताओ, यहां पर न्यूक्लियस के ज्यादा पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसीलिए एनर्जी ज्यादा निगेटिव। यहां पर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो एनर्जी कम निगेटिव। यहां और दूर है और कम निगेटिव, यहां और दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम, एनर्जी और कम निगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस इतना कम होगा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, नेट एनर्जी उतनी ही कम होगी, और इलेक्ट्रॉन उतना ही स्ट्रांगली बाउंड होगा न्यूक्लियस से। सर इलेक्ट्रॉन उतना ही स्ट्रांगली बाउंड होगा न्यूक्लियस से, क्या मतलब? खुद सोचो। अच्छा चलो, अभी वो बाद में आएगा, मतलब बहुत टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये हमें ये वाला सवाल कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने इतनी बार बोला, हमने 2-3 बार रिवाइंड करके भी देखा, हम क्या करें?
तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि बेटा ये फिर फिजिक्स का इंतजार करो, फिजिक्स में आएगा वर्क पावर एनर्जी, उसमें तुमको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये बेसिकली मैंने इतनी देर से केमिस्ट्री पढ़ाई ही नहीं है, ये मैंने सारी आपको फिजिक्स पढ़ाई है, ठीक है। याद करो, इसीलिए मैंने एनर्जी का डेरिवेशन भी नहीं किया था, आपको बोला था फिजिक्स लगनी है उसमें। तो ये सारी बातें फिजिक्स हैं, खुद ही देख लो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, ये फिजिक्स है, तो जब फिजिक्स में पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगी। 66 66 देखो, इसमें से कौन बोर मॉडल का पार्ट नहीं है? उसने कहा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है सर? हमको ये इंग्लिश नहीं समझ में आई। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करोगे, किसको? h/2π को। अब पढ़ो, देखो ए वाला क्या कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या? इंटीजर, ये इंटीजर है ना 1 2 3 4, इससे मल्टीप्लाई करोगे, किसको? h/2π को। तो भाई ये बात सही है, बोर मॉडल ने कही थी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर है, ये भी सही है। बोर ने क्या बोला था? फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। सब कुछ लिखना है, कर लिया तब भी, ये भी भाई बिल्कुल सही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर कितना लगेगा उतना ही क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा किसके? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता था? K Z² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता था? mv²/r। चौथा वाला गलत है, क्योंकि एनर्जी क्या होती थी? स्टेशनरी। याद करो, एनर्जी फिक्स्ड होती थी, इसीलिए क्या बोलते थे? स्टेशनरी ऑर्बिट। इसीलिए फोर्थ वाला गलत है। देखो फोर्थ वाले में क्या कह रहा है कि एनर्जी अपने मन से चेंज होती रहती है। एनर्जी अपने मन से थोड़ी चेंज होती रहती है, एनर्जी तो चेंज होती ही नहीं है। जब तुम बाहर से एनर्जी देते हो तब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाता है, लेकिन जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी क्या रहती है? फिक्स्ड। तो ये वाला क्या है? गलत है। एनर्जी इज स्टेशनरी, इट डज नॉट चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। सर ये हम, एक मिनट सर, ये हम कहां नोट करें? बेटा जो आपकी फेयर कॉपी है, मतलब जितने भी मैं असाइनमेंट डिस्कशन कराऊंगा उसको आपने उसी कॉपी में लिखना है। जो खुद से आप सवाल करते हो उसके लिए अलग कॉपी बनाओ, असाइनमेंट डिस्कशन के लिए वही कॉपी बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70। अब आपको टफ लगेगा काफी, यही मैंने कहा था थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत टफ है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। समझिए 70। अब देखो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेता हूं। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं ट्रांजिशन करेगा तो कितनी वैल्यू हो सकती है? बताओ, खुद देखो। ऐसे नहीं बनाते, ये एनर्जी वाला डायग्राम बनाते हैं। खुद देखो, इलेक्ट्रॉन या तो यहां से यहां ट्रांजिशन करेगा, या तो यहां से यहां करेगा, या तो यहां से यहां करेगा। मान लो ये इसके ऊपर है, या तो यहां से यहां करेगा। हर एक में, ये मान लो E1 है, E2, E3, E4, E5, E6, E7, हर एक में
जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, समझना, तो इसमें एक ट्रांजिशन से क्या निकलेगा, हर एक ट्रांजिशन में कितने क्वांटम निकलेंगे, एक। हर एक ट्रांजिशन में क्या होगा, एक क्वांटम निकलेगा। वो एक क्वांटम किस पे ले जाके लगेगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे। एक क्वांटम किस पे टकराएगा जाकर, फोटोग्राफिक प्लेट पर, और हर एक क्वांटम एक क्या बना देगा, लाइन। तो अब समझना, तो अगर ये क्वांटम निकलेगा, अब एनर्जी लेवल क्या है, क्वांटाइज्ड। अभी आपको बताया था एनर्जी लेवल क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड। सर अब फिर कंफ्यूज हो गए, क्वांटाइज्ड क्या था। एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होते हैं, इसका मतलब क्या था कि एनर्जी कैन टेक ओनली फिक्स्ड डिसकंटीन्यूअस डिस्क्रीट वैल्यूज। एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड डिस्क्रीट डिसकंटीन्यूअस वैल्यूज। यानी हाइड्रोजन की बात करें तो फिर से वही बात देखो, -13.6 के सीधे बाद -3.4, इनके बीच की कोई भी वैल्यू एनर्जी नहीं ले रही। फिर सीधे -1.5, -8.85, -0.54, और इनके बीच की कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही, इसीलिए एनर्जी लेवल क्या है, क्वांटाइज्ड है। अगर क्वांटाइज्ड कब नहीं होते, जब तुम इनके बीच में 13.6 के बाद अगला लेवल क्या होता, 13.5, फिर अगला क्या होता, 13.4, 13.3, 13.2, 13.1, ये सारे वैल्यूज अगर होती तो हम क्या बोलते कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, और इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटीन्यूअस। और क्वांटाइज्ड क्यों, क्योंकि पहले से फिक्स्ड है कि पहले लेवल की एनर्जी इतनी ही होगी, दूसरे लेवल की एनर्जी इतनी ही होगी, तीसरे लेवल की एनर्जी इतनी ही होगी। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। अब सोचो, एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है, तो अब एक बात बताओ, तो एनर्जी लेवल अगर क्वांटाइज्ड है तो जब भी निकलेगा क्वांटा, तो हर एक ट्रांजिशन में एक क्वांटा निकलेगा, ये जाकर किससे टकराएगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे। हर एक क्वांटा की अगर एनर्जी अलग है तो उसकी वेवलेंथ भी अलग होगी, और वो एक अलग लाइन बनाएगा भाई। और इसी को हम क्या बोलते थे, स्पेक्ट्रम। याद करो भाई, हर एक की एनर्जी लेवल, ये देखो सबका एनर्जी का डिफरेंस अलग अलग है, सबका एनर्जी का डिफरेंस अलग अलग है, और एक ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन कितने क्वांटम निकालेगा, एक ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन कितने क्वांटम निकालेगा, एक। तो एक क्वांटम निकालेगा एक ट्रांजिशन में, तो हर एक की एनर्जी अलग अलग है, हर एक की एनर्जी अलग अलग है, तो हर एक की वेवलेंथ भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो हर एक की वेवलेंथ अलग अलग है, तो जब भी एक क्वांटा जाकर फोटोग्राफिक प्लेट पे टकराएगा तो एक क्या बना देगा, एक लाइन बना देगा, ये। ठीक है, अब देखो, तो अब एक बात बताओ, एनर्जी लिबरेटेड जब एक्साइटेड स्टेट हाई से, तो क्या ए लिखा है, एनी वैल्यू, एनी वैल्यू तो ले ही नहीं सकता। क्यों, एनी वैल्यू कब ले सकता, जब सारी वैल्यूज होती। कितनी ले सकता है, या तो दिस माइनस दिस, या तो दिस माइनस दिस, या तो दिस माइनस दिस, या तो दिस माइनस दिस। ये सारी वैल्यूज क्या है, फिक्स्ड है भाई। यहां से यहां अगर आएगा तो कितनी ले सकता है, 10.2, यहां से यहां आएगा तो कितनी ले सकता है, 12.1, बस। अब बताओ, क्या 1.1 ले सकता है, नहीं। क्या 1.2 ले सकता है, नहीं। क्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ले सकता है, नहीं। सिर्फ कितनी ले सकता है, 10.2 ले सकता है, या 12.1 ले सकता है, या ये ले सकता है, या ये ले सकता है, क्योंकि एनर्जी लेवल क्या है, क्वांटाइज्ड है। ये बहुत टफ है आज का लेक्चर, क्योंकि ये क्वांटाइज समझना मुश्किल है बच्चे के लिए। तो एक बात बताओ, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हाई से लो लेवल पे आएगा तो क्या ले सकता है, लिखो, सिंस एनर्जी लेवल आर क्वांटाइज्ड, लिखो, सिंस एनर्जी लेवल आर क्वांटाइज्ड, हेंस, सिंस एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड, हेंस hence when an excited electron returns to ground state,
it can have certain fixed positive discrete values। खुद देखो इन दोनों में कितने का गैप है बेटा 10.2, इन दोनों में कितने का गैप है 12.1, यानी कभी भी इलेक्ट्रॉन 10.2 से कम की एनर्जी तो रिलीज ही नहीं करेगा अगर ग्राउंड स्टेट में आएगा। क्यों? सबसे पास वाली ये लाइन है, ये सबसे कम एनर्जी की है, ये भी कितने की 10.2, तो ना ही 1 कर सकता, ना ही 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ नहीं कर सकता, सीधे क्या कर सकता है 10.2। उसके बाद सीधे कितना कर सकता है 12.1, यानी 10.3 10.4 10.5 10.6 10.8 11 11.1 11.2 12 इनमें से कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ ये और उसके बाद ये। तो इसी को क्या बोलते हैं क्वांटाइजेशन, फिक्स्ड डिस्क्रीट डिसकंटीन्यूअस वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए, अब इस पे एक और टफ सवाल, ये सब बहुत ज्यादा टफ हो रहा है। याद करो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता था डिसकंटीन्यूअस, और सन का स्पेक्ट्रम क्या होता था कॉन्टिन्यूअस। ये देखो, ये बताओ भाई लाइंस बनी है, बताओ ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस? सर क्या सवाल पूछ रहे हो, डिसकंटीन्यूअस है, देखो दूर दूर है। और सन का स्पेक्ट्रम कैसा होता था भाई, पूरा कॉन्टिन्यूअस होता था सन का स्पेक्ट्रम, ऐसे करके पूरा ब्लैक होता था, कोई भी हमको बीच में फर्क नहीं दिखाई पड़ता था। मेरे मार्कर से आपको वो फील नहीं हो रही होगी, लेकिन पूरा ब्लैक बना दो। ठीक, अब एक काम करो, कॉपी में पास पास 2 लाइनें बनाओ, जैसे ये मैंने बनाई है, पास पास 2 लाइनें बनाओ कॉपी में। ठीक, अब बताओ तुमने 2 लाइनें बना ली, ये देखो, मैं थोड़ा दूर बनाता हूं क्योंकि बोर्ड पे लिख रहा हूं। चलो ब्लू पेन से बनाता हूं। 2 लाइनें बना ली, अभी इसको क्या बोलोगे लाइन स्पेक्ट्रम, और ये क्या है डिसकंटीन्यूअस। इन 2 लाइनों के बीच में 4 लाइनें और बनाओ, इन 2 लाइनों के बीच में 4 और। बना ली भाई? अभी भी ये आपको देखिए लाइंस दिख रही हैं, अलग अलग दिख रही होंगी लाइंस, अभी भी आप इसको क्या बोलोगे डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब फिर से बेटा लास्ट टाइम, जो पहले की 2 लाइनें थी उनके बीच में 20 लाइनें और बनाओ जरा 20 लाइनें, मैं भी बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब तुमने 20 लाइनें बना ली होंगी तब ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको तुम क्या बोलोगे डिसकंटीन्यूअस की कॉन्टिन्यूअस? सर ये देखने में तो हमें क्या लग रहा है कॉन्टिन्यूअस, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर हमने बनाई क्या थी, कलेक्शन ऑफ लाइंस बनाई थी। यहाँ पे हमने क्या बनाई थी, कलेक्शन ऑफ लाइंस। बहुत सारी लाइनें बनाई थी, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस इतनी ज्यादा बन गई कि हमको 2 लाइनों के बीच का जो गैप था वो दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस मैंने क्या बनाई थी, बहुत ज्यादा। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस मैंने इतनी ज्यादा बना दी, यहाँ तो अलग अलग मुझे लाइंस दिख रही। फिर से देखो, ये देखो, इसको क्या बोलोगे लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटीन्यूअस? अभी भी लाइनों के बीच में गैप दिख रहा है तो क्या बोलोगे डिसकंटीन्यूअस। अभी भी गैप दिख रहा है तो डिसकंटीन्यूअस। लेकिन अगर नंबर ऑफ लाइंस क्या हो, बहुत ज्यादा हो जाए, तभी आपको कैसा लगने लगता है बताओ, कॉन्टिन्यूअस। तो जो सन का स्पेक्ट्रम है वो वही इकलौता कॉन्टिन्यूअस होता है। क्यों? क्योंकि सन के स्पेक्ट्रम में हर टाइप की लाइन होती है, हर वेवलेंथ की, तो इसीलिए लाइन जो होती है बहुत ज्यादा पास पास होती है, इसीलिए वो क्या लगता है कॉन्टिन्यूअस।
और जब एटम्स की होती हैं तो वो क्या लगती हैं, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि भाई इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन हम कर रहे थे 70 को कर लिया 71। ये सारे आज के क्वेश्चन बहुत टफ है। कह रहा है कि बताओ प्रेजेंस लाइंस अगर हैं तो हम क्या बोलेंगे। लाइंस अगर हैं तो उसका एक ही मतलब है कि एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है। क्यों, फिर से समझो। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, यहां वेवलेंथ के हिसाब से तुमने सेट कर रखी है। यहां एक लाइन आई तो सपोज ये वाले जो है, खुद सोचो अगर लाइन ना होती, लाइन का मतलब दूर दूर है, तो दूर दूर ना होता तो कैसे होता, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इस तरह से आता। बताओ भाई, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब आता, जब भाई खुद सोचो इसमें 10.2 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 12.1 का। तो जब इन दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड थे। अगर क्वांटाइज्ड ना होते तो 10.2 क्या होता, 10.3 से भी इलेक्ट्रॉन आता, 10.4 से भी इलेक्ट्रॉन आता, 10.5 से भी इलेक्ट्रॉन आता, 10.6 से भी इलेक्ट्रॉन आता, 10.7 से भी इलेक्ट्रॉन आता। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप है, तो इसीलिए जो ये बनेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे लाइंस आएंगे, लाइंस के बीच में भी क्या आएगा, गैप आएगा। लाइंस के बीच में गैप क्यों आएगा, क्योंकि इनके एनर्जी लेवल के बीच में भी गैप है। एनर्जी लेवल के बीच में गैप क्यों है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। तो सर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आया, और अभी हमारा मन कर रहा है कि हम वीडियो बंद कर दें। बेटा ये पहली बार है जब आप टफ चीजें कर रहे हो, तो ऐसा आपके साथ हर दो महीने तक होता रहेगा। जब भी चीजें टफ होंगी तो आपका मन करेगा यार ये क्या है, मन कर रहा होगा बाल नोच दें, कॉपी फाड़ दें, हमें नहीं देखना, केमिस्ट्री के साथ बहुत बुरा पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री तो ऐसी होती ही है। ऐसा नहीं है, ये क्या है कि अभी तक आपने सोचा ही नहीं है, और अब मैं आपको सोचने पे कर रहा हूँ मजबूर, इसलिए आपको हो रहा है कष्ट। तो ये कष्ट आपको होगा, कम से कम 2-2.5 महीने तो ये कष्ट आपको होगा ही। जब भी असाइनमेंट डिस्कशन होगा आपको कष्ट होगा, ठीक है। यही कष्ट आपको बेटा बेटर इंसान बनाएगा, यही कष्ट आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। और जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछिए। नॉर्मली इस क्लास के बाद मुझे बच्चे घेर लेते हैं, डाउट ही डाउट, बहुत सारे डाउट पूछते हैं बच्चे, ठीक है। तो अभी तो हम मिल नहीं सकते, लेकिन जब हम मिलेंगे तब तक हो सकता है आपको खुद समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे अलग से पूछिएगा, ये मैं फिर से करा दूंगा, लेकिन कष्ट तो होगा। अगर नहीं समझ में आए तो ये याद कर लो कि लाइंस हमें दिखती हैं, ये क्या बताता है। देखो मेडिकल वाले तो सीधे याद कर लें तब भी चल जाएगा। लाइंस क्यों दिखती हैं हमें, लाइंस का मतलब क्या है कि एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। खुद सोचो अगर क्वांटाइज्ड ना होते तो ये सारे एनर्जी लेवल्स होते, खुद सोचो ये सब होते एनर्जी लेवल। अभी नॉर्मली एनर्जी लेवल इतने दूर दूर होते हैं, सब एकदम पास पास होते। तो यहां से ये आता 10.1, फिर यहां से आता 10.2, फिर यहां से आता 10.3, फिर क्या आता 10.4। तो लाइनें बनाते तो ऐसे बनाते बिल्कुल पास पास, तो देखने में क्या लगता, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर एनर्जी लेवल पास पास होते तो कैसा लगता, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम। इससे क्या साबित होता है कि एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है। लिखो लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्पेक्ट्रम 71, इसमें लिखो सम इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्पेक्ट्रम। पहला पॉइंट, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एनी टू एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एनी टू एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल। Line spectrum of any two elements are not identical because देखो सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होंगे, ये एनर्जी गैप सब में अलग अलग होगा। हाइड्रोजन में कितना था भाई, -13.4 -3.4। दूसरे एटम में प्रोटॉन पे जेड पे डिपेंड करेगा, इसीलिए सब में भाई एनर्जी क्या थी बोर मॉडल से बताओ, -13.6 Z² n²। तो इन दोनों में हमेशा जो है
भाई देखो हाइड्रोजन का ऐसे बनेगी एनर्जी लेवल, ठीक। मान लो हीलियम की एनर्जी लेवल्स ऐसे बनेंगी, सपोज ये हाइड्रोजन का है, ये हीलियम का है। तो इसमें जो लाइंस आएंगी वो लाइंस क्यों आएंगी, इसके करस्पॉन्डिंग एक क्वांटम जाएगा, तो इसकी एक वेवलेंथ अलग होगी क्योंकि इसकी एक एनर्जी भी क्या है, अलग है, इसकी एनर्जी भी क्या है, अलग है, इसके करस्पॉन्डिंग अलग जाएगा, इसकी एनर्जी भी क्या है, अलग है, इसके करस्पॉन्डिंग अलग जाएगा। इसमें देखो इन सब की इसकी एनर्जी बिल्कुल अलग है, इसके करस्पॉन्डिंग एक क्वांटम, इसके करस्पॉन्डिंग एक क्वांटम, इसके करस्पॉन्डिंग एक क्वांटम, इसके करस्पॉन्डिंग एक क्वांटम, सबके करस्पॉन्डिंग एक एक क्वांटम, तो पूरा स्पेक्ट्रम अलग अलग होगा। ये भी नहीं समझ में आता है तो बस सिंपल ये बात याद रखो कि किसी भी दो एलिमेंट्स का जो स्पेक्ट्रम होता है वो बिल्कुल अलग होता है। स्पेक्ट्रम इज लाइक फिंगरप्रिंट। देखो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एनी टू एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल, स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एलिमेंट इज यूनिक। Spectrum of any element is unique because every element has different number of protons. Because every element has different number of protons. So their quantized energy levels are also different. ठीक, दूसरा पॉइंट, presence of lines in a spectrum shows that energy levels are quantized. Presence of lines in a spectrum shows that energy levels are quantized. ठीक, देखो तीसरा, by atomic spectrum of any element, by atomic spectrum of any element, देखो ए, वी कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट। भाई किसी के भी फिंगरप्रिंट से किसी इंसान को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो इसी तरह किसी के भी स्पेक्ट्रम से आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो लिखो आइडेंटिफाई द एलिमेंट बिकॉज स्पेक्ट्रम ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक। बी, measure the difference between energy levels. Measure the difference between energy levels. कैसे सर? अरे ये लाइन बनी, इसकी वेवलेंथ निकाल लोगे तो बताओ ये जो लाइन बनी ये क्यों बनी? एक क्वांटा आ रहा था, क्वांटा का डेल्टा ई था hc बाई लैम्डा, तो लैम्डा निकाला तो क्या निकाला? डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या था? En2 माइनस En1। तो हर एक लाइन से हम क्या, हर एक लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? डेल्टा ई। ठीक है, तो बी क्या बोला? मेजर द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन, मेजर द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन पेयर ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम, बिटवीन पेयर ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम। तीसरा, कैलकुलेट सी, calculate the ionization energy of atom. Calculate the ionization energy of atom. ठीक, अब देखिए केवल दो बहुत टफ क्वेश्चन बचे हैं, ये दोनों भी बहुत टफ हैं, आपको इसमें भी बड़ा कष्ट होगा। आज के सारे क्वेश्चन बहुत टफ थे, इसको 2-3 बार रिवाइज करना, फिर भी कई डाउट्स रह जाएंगे। वो डाउट्स आपको कब क्लियर होंगे जाकर? एक आपको डाउट रह जाएगा क्वांटाइजेशन वाला, दूसरा आपको फिजिक्स का डाउट। तो क्वांटाइजेशन के फिर से समझो कि क्वांटाइजेशन होता क्या है। क्वांटाइजेशन कब होता है? जब फिक्स्ड डिस्क्रीट वैल्यू ही ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आजकल 58-54 बंद हो गई है, तो तुम किसी को भी पैसे या तो 1 रुपए दे सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन 50 पैसे किसी को नहीं दे सकते। यू कैन टेक ओनली फिक्स्ड डिस्क्रीट वैल्यूज। तो एक बार रिवाइज करो, और अगर ये क्वेश्चन जो आज कराए ये आपको क्लियर नहीं होते तो कोई बात नहीं, जब लॉकडाउन खुलेगा मैं क्लियर करा दूंगा। लेकिन आज हमने क्या सीखा इन क्वेश्चन से? जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो क्या शो करता है कि एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड है। बस मेन यही कठिन था कि लाइन स्पेक्ट्रम
अगर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि एनर्जी लेवल्स क्या है, क्वांटाइज्ड। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होती है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि हमने इनफाइनाइट पे उसकी एनर्जी क्या मान ली थी, 0। जब वो पास आएगा तो उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।